हम लोग यहाँ तक देख लेते हैं। दैट इज हम लोग इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get from 1 and 2 we get equation that is 1 by r is equal to d2y by dx स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया। क्लियर। अब एक चीज हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या है देखते हैं कि बेंडिंग हो रही है। ठीक है, बीम में क्या हो रही है आपकी बेंडिंग हो रही है। तो बेंडिंग हो रही है तो वहां पे क्या यूज कर सकते हैं हम लोग बेंडिंग इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर बेंडिंग हो रही है तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, दैट इज कि वहां पे हमारा पर्टिकुलरली क्या हो रहा होगा। ठीक है, वहां पे हमारा क्या होगा बेंडिंग इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन बेंडिंग इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट इज बेंडिंग इक्वेशन हमारा क्या है, m by I इज इक्वल टू सिग्मा बाई y इज इक्वल टू e by r। ये हमारा क्या है बेंडिंग इक्वेशन है, दैट इज m by I इज इक्वल टू सिग्मा बाई y इज इक्वल टू e by r। m क्या आपका बेंडिंग मोमेंट, I का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा क्या है आपका दैट इज बेंडिंग स्ट्रेस, y क्या है डिस्टेंस है किसी भी एक्सिस का न्यूट्रल एक्सिस से लेके आपका टॉप ऑफ द सेक्शन पे। ठीक है, e क्या है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड r क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहाँ से हमको रिलेशन क्या फाइंड आउट करना है, r का वैल्यू फाइंड करना, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बेंडिंग मोमेंट तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज m by I इज इक्वल टू e by r। हम लोग क्या लिख सकते हैं, m by I इज इक्वल टू e by r। और यहाँ से एक और चीज आ जाएगी, दैट इज 1 by r इज इक्वल टू m अपॉन e इनटू I, m अपॉन ei। तो 1 by r की वैल्यू कितनी हो गई, m by ei। ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, नाउ from equation 3 and 4 from equation 3 and 4 से हम लोग को क्या मिलेगा, 3 and 4 से हमको इक्वेशन मिलेगा m by ei इज इक्वल टू d2y by dx स्क्वायर d2। ठीक है, m by ei इज इक्वल टू d2y by dx स्क्वायर। ठीक है, ये हमको एक पर्टिकुलर इक्वेशन मिल जाएगा। और इस इक्वेशन को हम लोग और किस तरीके से लिख सकते हैं, और m इज इक्वल टू ei d2y by dx स्क्वायर, d2y by dx स्क्वायर। क्लियर। तो ये हो जाएगा हमारा बेसिक इक्वेशन, ये हमारा क्या हो जाएगा बेसिक इक्वेशन हो जाएगा फॉर फाइंडिंग द या टू डिटरमाइनिंग द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अबव इक्वेशन इज द बेसिक इक्वेशन फॉर डिटरमाइनिंग द और टू डिटरमाइनिंग द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5 और यहाँ से एक स्टेटमेंट हो जाएगा, यहाँ से एक स्टेटमेंट क्या आएगा, दैट इज इक्वेशन 5 is the basic equation which is used to determine the slope and deflection of the beam, Clear?
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेसिक इक्वेशन हो जाएगा, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब इसका एक सबसे बेसिक जो तरीका है वो क्या है, कोई भी बीम दिया हुआ है, उस बीम का हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और उसको क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे EI बाई d2y बाई dx स्क्वायर से। उसको क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे EI d2y बाई dx स्क्वायर से। क्लियर, और वहां से हम लोग फाइंड आउट करेंगे स्लोप एंड इक्वेशन। ठीक है, अब एक चीज कह सकते हैं, एक चीज क्या कह सकते हैं हम लोग, इक्वेशन 5 देखो। ठीक है, इक्वेशन 5 क्या है, m इज इक्वल टू EI अपॉन d2y बाई dx स्क्वायर। अगर हम इस इक्वेशन को, इक्वेशन 5 को हम लोग एक बार इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 5। ठीक है, तो अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, dy बाई dx। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन करो तो dy बाई dx, यहाँ से EI dy बाई dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ n dx के फॉर्म में कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से dy बाई dx क्या हो जाएगा, फ्रॉम हियर dy बाई dx इज इक्वल टू स्लोप। dy बाई dx क्या हो जाएगा, हमारा स्लोप हो जाएगा। dy बाई dx क्या हुआ, हमारा स्लोप हो जाएगा। क्लियर, तो अगर हम बेसिक इक्वेशन जो है, उस बेसिक इक्वेशन को एक बार इंटीग्रेट करेंगे, एक बार अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वो हमारा क्या दे रहा है, स्लोप की वैल्यू दे रहा है। क्या दे रहा है, स्लोप की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद अगर उस पर्टिकुलर इक्वेशन को, ठीक है, इक्वेशन 5 को दो बार इंटीग्रेट करते हैं, मतलब अब अगर ये इक्वेशन हमारा 6 हो गया और इक्वेशन 6 को हम फिर से इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, इक्वेशन 6 को हम लोग फिर से इंटीग्रेट करते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 6। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलेगा, वी गेट y, हम लोग को क्या मिलेगा, y, और y क्या हो जाएगा, दैट इज डिफ्लेक्शन। दैट इज डिफ्लेक्शन, वो क्या कहलाएगा, हमारा डिफ्लेक्शन कहलाएगा। तो यहाँ से एक चीज हो गया, अगर इक्वेशन 5 जो हमारा बेसिक इक्वेशन था m इज इक्वल टू EI अपॉन d2y बाई dx स्क्वायर, इसको एक बार इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ द बीम मिलेगा। ठीक है, उस इक्वेशन को एक बार और इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, स्लोप जो हम लोग को मिला, स्लोप वाली इक्वेशन को एक बार और इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, दैट इज डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। दैट इज डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। क्लियर, ठीक है, ये क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट 2-3 चीजें और हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हमारा बेसिक इक्वेशन क्या था, m इज इक्वल टू EI d2y बाई dx स्क्वायर। d2y बाई dx स्क्वायर हमारा बेसिक इक्वेशन था। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को एक बार हम लोग और डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर जो भी है, इक्वेशन 7 है। ठीक है, ये हमारा बेसिक इक्वेशन था 5, इसको इक्वेशन 7 अज्यूम करेंगे। ठीक है, ऑन differentiating equation 7 with respect to x, x के रिस्पेक्ट में अगर इक्वेशन 7 को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, we get dm by dx, is equal to EI d3y अपॉन dx क्यूब। क्या मिलेगा, dm by dx is equal to EI d3y अपॉन dx क्यूब। और dm by dx क्या है, dm by dx याद करो, SFD PMD में जब पढ़ाए थे तो dm by dx क्या था, हमारा
शियर फोर्स था, ये क्या था हमारा शियर फोर्स, ठीक है। तो शियर फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ई आई डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, ठीक है। अगर कोई इक्वेशन हमारे पास गिवन है, if there is any equation in the form of m is equal to ei upon d2y by dx square, then we can find the value of shear force. Then we can find the value of shear force by differentiating the equation, by differentiating the equation with respect to x. x के रिस्पेक्ट में उस पर्टिकुलर मोमेंट इक्वेशन को, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, दैट इज शियर फोर्स, ठीक है। आपको क्या मिल जाएगा, शियर फोर्स। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम एज्यूम कर लेते हैं, 8 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 8, ऑन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 8, इक्वेशन 8 को एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में, तो हमको क्या मिलेगा, यहां से हो जाएगा dy dx ऑफ शियर फोर्स, dy dx ऑफ शियर फोर्स इज इक्वल टू ई आई डी पे पावर 4y अपॉन dx पे पावर 4, और dy dx ऑफ शियर फोर्स क्या होता है, dy dx ऑफ शियर फोर्स हमारा होता है रेट ऑफ लोडिंग। व्हाट इज, क्या होता है हमारा रेट ऑफ लोडिंग। यहां से एक चीज हम लोग को और मिल जाएगी, दैट इज रेट ऑफ लोडिंग, रेट ऑफ लोडिंग इज इक्वल टू ई आई डी पे पावर 4y अपॉन dx पे पावर 4, dx पे पावर 4, क्लियर। तो ये हो जाता है हमारा, ठीक है, रेट ऑफ लोडिंग की वैल्यू। इट मींस अगर हम किसी भी पर्टिकुलर बीम का, इट मींस किसी भी पर्टिकुलर बीम की अगर हम मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वहां से हम लोग स्लोप, डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे, उसके साथ साथ हम लोग शियर फोर्स और रेट ऑफ लोडिंग भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, शियर फोर्स, rate of loading on differentiating the bending moment equation। bending moment को इक्वेशन को अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, शियर फोर्स और रेट ऑफ लोडिंग मिल जाएगा, और उसी वैल्यू को अगर उसी इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, ठीक है, हम लोग को स्लोप और डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसा आप लोगों के सिलेबस में डिस्कस किया गया था इसके पहले कि हम लोग को बेसिकली 3 मेथड्स पढ़ने हैं, ठीक है। हम लोग को क्या पढ़ना है, 3 मेथड्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मेथड्स टू फाइंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ठीक है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। बहुत से मेथड है, लेकिन स्लोप और डिफ्लेक्शन का आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बेसिकली हम लोग 3 मेथड्स पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज double integration method, the first one is double integration method, the second one is moment area method, the second one is moment area method, and the third one is Macaulay method, the third one is Macaulay मेथड। ये 3 मेथड अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग को डिस्कस करना है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड चीज क्या है, जो भी हम लोग स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे वो डिटरमिनेट बीम के लिए फाइंड आउट करेंगे। किसके लिए फाइंड आउट करेंगे, डिटरमिनेट बीम के लिए फाइंड आउट करेंगे। डिटरमिनेट बीम क्या होता है, वो बीम या वो स्ट्रक्चर जो आपके इक्विलिब्रियम इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व हो सके, उस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर बोलते हैं। उस तरह के स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम लोग, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मेथड दैट इज डबल इंटीग्रेशन मेथड। दैट इज फर्स्ट वन इज डबल इंटीग्रेशन मेथड। डबल इंटीग्रेशन मेथड हम लोग को
पढ़ना है सबसे पहला जो आपका मेथड्स है, ठीक है। तो देखो सब कुछ हर आपके मेथड में कुछ ना कुछ क्या होंगे, पॉजिटिव चीजें होंगी, कुछ ना कुछ क्या होंगे उसकी नेगेटिव होंगे, मतलब कुछ उसके एडवांटेजेस होंगे, कुछ उसके क्या होंगे डिसएडवांटेजेस होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है इन एडवांटेज के केस में या डिसएडवांटेज भी बोल सकते हो, ठीक है। हम लोग इस मेथड का यूज तभी करेंगे जब बीम क्या होगा, प्रिज्मेटिक इन नेचर होगा। This method gives best result when the beam is prismatic in nature, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं that is used only when the beam is prismatic, when the beam is prismatic, ठीक है। अब प्रिज्मेटिक बीम क्या होता है या प्रिज्मेटिक क्या होता है, ठीक है। प्रिज्मेटिक क्या होता है या प्रिज्मेटिक बीम क्या होता है, ठीक है, या नॉन प्रिज्मेटिक क्या होता है। तो जब फर्स्ट यूनिट हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो सेकंड या थर्ड लेक्चर में इस चीज को डिस्कस किया था, प्रिज्मेटिक क्या था और नॉन प्रिज्मेटिक क्या था। तो प्रिज्मेटिक बीम वो होता है, ठीक है, प्रिज्मेटिक बीम वो होता है जिसमें आपका क्या होगा, क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होगा, तभी हम डबल इंटीग्रेशन मेथड यूज कर सकते हैं। डबल इंटीग्रेशन मेथड हम कब यूज करेंगे, जब हमारा बीम प्रिज्मेटिक होगा। प्रिज्मेटिक बीम क्या होता है, उसके क्रॉस सेक्शन क्या होता है, थ्रू आउट क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होगा। क्लियर। नाउ द सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि हम लोग डबल इंटीग्रेशन मेथड तब यूज करेंगे जब पूरे बीम पे एक यूनिफॉर्म बेंडिंग इक्वेशन हम लोग को फाइंड आउट होगा, ठीक है, एक यूनिफॉर्म बेंडिंग इक्वेशन हम लोग को मिलेगा, तब हम लोग डबल इंटीग्रेशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हो इट कैन बी यूज्ड when uniform bending equation is obtained throughout the beam, ठीक है। तो जब हमारे पास एक सिंगल बेंडिंग इक्वेशन, यूनिफॉर्म बेंडिंग इक्वेशन होगा पूरे बीम के लिए, तब भी हम इस पर्टिकुलर मेथड का यूज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इट कैन नॉट बी यूज्ड when the concentrated point load or concentrated moment is acting on the span, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, इट cannot be used when concentrated point load or concentrated moment is acting on the span, ठीक है। इस मेथड को हम लोग कब यूज कर सकते हैं, पहला कंडीशन है कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड कंडीशन, ठीक है, और सेकंड कंडीशन है कंसंट्रेटेड मोमेंट कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक चीज ध्यान दो, अगर सिर्फ एक पॉइंट लोड लग रहा है या एक मोमेंट लग रहा है, उस केस में हम लोग यूज कर लेंगे। यहाँ पे जो पॉइंट लिखा गया है वो बेसिकली लिखा गया आपका सेवरल कंसंट्रेटेड पॉइंट या सेवरल कंसंट्रेटेड मोमेंट। जैसे कोई एक पर्टिकुलर बीम है हमारे पास कोई एक बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम एज्यूम कर लो, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसमें सेवरल पॉइंट लोड्स है, 4-5 पॉइंट लोड्स है उस बीम में एक्ट कर रहा है। तो इस बीम में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन हम लोग को मिले। तो
एक बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन नहीं मिलेगा। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलरली डबल इंटीग्रेशन मेथड नहीं लगा सकते। लेकिन अगर हमारे पास इस पर्टिकुलर बीम पे एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, डबल इंटीग्रेशन मेथड लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि हमारे पास एक यूनिफॉर्म बेंडिंग इक्वेशन हमको मिल जाएगा। सेम वही केसेस आपको कंसंट्रेटेड मोमेंट के केस में है। कंसंट्रेटेड मोमेंट के केस में क्या है कि आप अगर एक सिंगल कंसंट्रेटेड मोमेंट लग रहा है तो उस केस में आप डबल इंटीग्रेशन मेथड लगा सकते हो। लेकिन अगर एक या दो से ज्यादा अगर आपका कंसंट्रेटेड मोमेंट उस पर्टिकुलर बीम पे एक्ट कर रहा है तो वहां पे आप क्या करोगे, डबल इंटीग्रेशन मेथड नहीं लगाओगे। क्लियर? यहां तक क्लियर है? इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। इन पॉइंट्स को आप लोग क्या करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद फिर एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे फॉर डबल इंटीग्रेशन मेथड। डबल इंटीग्रेशन मेथड का हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। Okay, now let's say an example for double integration method. ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल लेते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम का। ठीक है, एक न्यूमेरिकल आपका है यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम केस करो। ठीक है, हर केस का एक बता देंगे। सिंपली सपोर्टेड का, सिंपली सपोर्टेड बीम का एक बता देंगे। कैंटिलीवर का एक हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओवर हैंगिंग का देखा जाएगा, एक डिस्कस कर लिया जाएगा। इस तरीके से 2-3 मेथड्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे जिससे कि आपको मेथड समझ में आ जाएगा। उसके बाद बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी लेंथ कितनी है, कैपिटल एल है। ठीक है, लेंथ कितनी है, कैपिटल है, और ए और बी इसके एंड है। ठीक है, और इस पे डब्ल्यू पर यूनिट रन का क्या लग रहा है आपका, यूडीएल लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में आ गया। क्वेश्चन में क्या है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी लेंथ कितनी है, स्पैन लेंथ कितनी एल है, और उस पे एक यूडीएल एक्ट कर रहा है डब्ल्यू पर यूनिट रन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा हम लोग एसएफडी पीएमडी के केस में देख चुके हैं, रिएक्शंस जो आएंगे, रिएक्शंस दैट इज आर ए इज इक्वल टू आर बी इज इक्वल टू कितना आएगा, डब्ल्यू एल बाई 2 आएगा। ठीक है, आर ए आर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डब्ल्यू एल बाई 2 आ जाएगी। ठीक है, कैसे आएगी, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू इंटू एल। आर ए एंड आर बी इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू इंटू एल, और किसी एक के अबाउट आप मोमेंट ले लेंगे, ए या बी के अबाउट मोमेंट ले लेंगे, और वहां से आप आर ए आर बी कंसीडर करके फिर वहां से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि रिएक्शंस कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग। ठीक है, रिएक्शंस कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, अब हमारा डबल इंटीग्रेशन मेथड क्या कहता है, डबल इंटीग्रेशन मेथड क्या कहता है, या हमारे मेथड्स क्या कहते हैं।
कि हम लोग को किसी भी एक डिस्टेंस पे, किसी एक पर्टिकुलर x डिस्टेंस पे हम लोग क्या फाइंड आउट करना है, मोमेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो टेक अ सेक्शन, यहाँ लिख लीजिए, टेक अ सेक्शन xx at a distance of x, at a distance of x from support A, from support A, A सपोर्ट से हम लोग एक डिस्टेंस ले लेते हैं आपका यहाँ से, ठीक है, x यहाँ, तो ये कितना होगा WL/2, सिमिलरली यहाँ पे लिख लो ये WL/2, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, एक सेक्शन अज्यूम कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा XX सेक्शन, और A से कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है क्या है, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन लिखना। तो mx की वैल्यू क्या होगी, mx की वैल्यू क्या होगी, WL/2 into x, इस पर्टिकुलर सपोर्ट रिएक्शन की वजह से कितना होगा, कितना होगा, दैट इज W, that is WL/2 into x माइनस इस ओवरऑल UDL की वजह से, UDL की वजह से क्या होगा, W into x लेंथ हो गया और x/2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ये पर्टिकुलर इक्वेशन होगा WL/2 into x माइनस WX²/2। ये हो गया मोमेंट है XX सेक्शन, XX सेक्शन पे हमारा मोमेंट हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, मोमेंट किसके इक्वल था, EI/d2y/dx² के इक्वल था। तो हम लोग इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, और EI/d2y/dx² is equal to WLX/2 minus WX²/2। क्लियर, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग above इक्वेशन, ऑन इंटीग्रेटिंग above इक्वेशन we get क्या मिलेगा हम लोग को, EI ये हो जाएगा dy/dx, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा, ठीक है, WL/2 कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2, तो यहाँ से WL x²/4 माइनस W/2 कांस्टेंट है और x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³/3, तो यहाँ से 2 × 3 = 6 और ये हो जाएगा WX³/6 प्लस एक कांस्टेंट आएगा दैट इज C1, ठीक है, एक कांस्टेंट आएगा C1। इंटीग्रेशन सबको पता है, ठीक है, x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2 होता है, और x² dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³/3 होता है। ये आप चीजें देख लीजिए, ये आपके बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स है, ठीक है, मैथ्स 2 में ये चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, आप इंटरमीडिएट लेवल पे भी इन चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक इक्वेशन, ठीक है, एक पर्टिकुलर एक इक्वेशन हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। नाउ ठीक है, अब इस पर्टिकुलर को फिर से इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर को फिर से अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास एक और इक्वेशन बन के आ जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 we get, हम लोग को क्या मिलेगा, EI dy/dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दैट इज y, WL/4 कांस्टेंट है और x² का क्या होता है, x³/3, तो यहाँ से हो जाएगा WL x³/4 3 = 12 माइनस WX³/6, तो W x³ क्या होता है x5/4, ठीक है, और 6 4 =
24। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx क्या होता है, x cot 4/4। ठीक है, प्लस c1 कांस्टेंट है तो ये रहेगा c1 into x प्लस एक और कांस्टेंट आया है दैट इज c2। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस क्या क्या है, इक्वेशन 1 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप को और इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट कर रहा है डिफ्लेक्शन। इक्वेशन 1 क्या आपको बता रहा है, स्लोप के बारे में बता रहा है, वो स्लोप इक्वेशन है, और इक्वेशन 2 क्या बता रहा है आपको, डिफ्लेक्शन का इक्वेशन बता रहा है। क्लियर, तो स्लोप और डिफ्लेक्शन क्लियर। ठीक है, अब हम लोग को क्या अप्लाई करना है, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना है। अब हम लोग को क्या अप्लाई करना है, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करना है, और बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, अपना स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम लोग अगर इसका बेंड बीम कंसीडर देखते हैं, बीम को कंसीडर करते हैं, अगर हम इस पर्टिकुलर बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर कंडीशन के बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, तो x इज इक्वल टू l/2 पे, ठीक है, x इज इक्वल टू l/2 पे, इट मींस सिमेट्रिसिटी इन द सेंटर, सेंटर पे हमारा जो डिफ्लेक्शन आता है वो क्या आता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, और स्लोप क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे एक जो कंडीशन हमको मिली, एक कंडीशन क्या मिली, एक कंडीशन मिली दैट इज एट x is equal to l/2 dy by dx is equal to 0, dy by dx is equal to 0। x की वैल्यू अगर l/2 है तो dy by dx क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो पुटिंग above conditions, above boundary condition in equation 1, in equation 1 में हम लोग बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करते हैं, हमको क्या मिलेगा, ई आई डी वाई बाई डी एक्स क्या है, 0 हो जाएगा, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स 0 है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 इक्वल टू डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस डब्ल्यू एक्स क्यूब बाई 6 प्लस C1 क्लियर। अब यहाँ से x की वैल्यू हम लोग क्या पुट करनी है, l/2 पुट करनी है। ठीक है, और 0 इज इक्वल टू WL/4, x की वैल्यू l/2 का होल स्क्वायर माइनस W/6 l/2 का होल क्यूब प्लस C1। तो यहाँ से C1 की वैल्यू हमको मिलेगी दैट इज C1 इज इक्वल टू माइनस WL/24। C1 की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस WL/24। ठीक, तो ये हो गया हमारा C1 की वैल्यू। ठीक है, ये आपको क्या हो गई, C1 की वैल्यू। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो पुटिंग दिस इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 becomes, इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, ei y by dx is equal to wlx by 4 wlx square by 4 minus wx cube by 6 और प्लस C1 था तो माइनस WL cube by 24। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये हमारा हो गया फाइनल स्लोप इक्वेशन। अब हम जानते हैं कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो x की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे, ठीक है, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, स्लोप एट 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0, slope at a, that is ei theta a, थीटा ऐसे क्या डिनोट कर रहा है, स्लोप एट a क्या हो जाएगा,
ये वैल्यू 0, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 0, एक्स वाले कंपोनेंट 0 हो जाएंगे, हमको वैल्यू क्या मिलेगी माइनस डब्ल्यू एल क्यूब बाई 24 और थीटा ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 ई आई। स्लोप हमारा कितना हो गया, स्लोप एट ए कितना हो गया माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 ई आई। ठीक है, अगर कोई भी आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पे यूडीएल लगा हुआ है तो स्लोप एट ए कितना मिलेगा हमको माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 ई आई। क्लियर, क्लियर। और सिमिलरली यहाँ से एक चीज और फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर x की वैल्यू l पुट करते हैं, x की वैल्यू l पुट करके भी आप चेक करेंगे तो स्लोप एट b कितना आएगा, स्लोप एट b आएगा दैट इज 0। ठीक है, स्लोप एट b कितना आएगा 0 आएगा। क्लियर, चेक कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से डब्ल्यू एल क्यूब ये हो जाएगा एल क्यूब अपॉन 4 माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6 और माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24। इन दोनों को ऐड अप कर दीजिए या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो हमारा ये वैल्यू क्या होगी इक्वल टू 0 आ जाएगी। क्लियर, अब नेक्स्ट हमको स्लोप मिल गया, नेक्स्ट हमारा फाइंड आउट क्या करना है, डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट चीज हमको क्या फाइंड आउट करनी है, डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे। डिफ्लेक्शन के लिए हमको डिफ्लेक्शन इक्वेशन पे जाना होगा दैट इज ई आई y इक्वल टू डब्ल्यू एल एक्स क्यूब बाई 12 माइनस डब्ल्यू एक्स cos 4 अपॉन 25 प्लस c1 x प्लस c2। ठीक है, तो यहाँ से हमको c1 की वैल्यू तो पता है लेकिन c2 की वैल्यू नहीं पता है, तो c2 की वैल्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से कांस्टेंट लेंगे। तो कांस्टेंट क्या है, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन हमारी क्या है, तो नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या आपकी, नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है, एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 डिफ्लेक्शन क्या होता है आपका 0 होता है। x की वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, तो डिफ्लेक्शन क्या होगा 0 होगा और डिफ्लेक्शन 0 होगा तो कांस्टेंट की वैल्यू आपकी यहाँ पे देखो 0 आएगी क्योंकि सारे x कंपोनेंट आपके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन देखो, ठीक है, ये x पार्ट है 0, ये x पार्ट 0, c1 x पार्ट 0, तो c2 की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब इसको हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको फाइनल डिफ्लेक्शन इक्वेशन मिल जाएगा। फाइनल डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या होगा, ey इज इक्वल टू wl x क्यूब बाई 12 माइनस wx पावर 4 बाई 24 माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 24 इंटू एक्स। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन फाइनल फॉर डिफ्लेक्शन, ये हो जाएगा डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा डिफ्लेक्शन इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम लोग, फाइंड आउट करेंगे डिफ्लेक्शन कहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, इट मींस dy by dx is equal to 0। और एक चीज हम ये भी कह सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन की हेल्प से, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन की हेल्प से या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की वजह से जो हमारा इलास्टिक कर्व बनता था, जो इलास्टिक कर्व बनता था वो क्या रिप्रेजेंट करता था कि बेंडिंग जो आएगी मैक्सिमम वो कहाँ आएगी, सेंटर पे आएगी। तो जहाँ पे बेंडिंग ज़्यादा होगी वहाँ पे आप एक चीज बोल सकते हो कि वहाँ पे डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन एट मिड स्पैन मैक्सिमम होगा। डिफ्लेक्शन एट मिड स्पैन क्या होगा आपका मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम एट मिड span that is x is equal to L by 2 due to symmetric loading, ठीक है, सिमेट्रिक लोडिंग की वजह से ये आपका क्या होगा
मैक्सिमम होगा, ठीक है। और स्लोप क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। स्लोप आपका 0, तो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू L/2 और हम लोग को डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। पुट x इज इक्वल टू L/2, y इज इक्वल टू y मैक्स। y क्या हो जाएगा आपका, y मैक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से EI y max is equal to WL by 12 L by 2 whole cube minus W by 24 L by 2 के पावर 4 minus WL cube 24 into L by 2। क्लियर। अब इसको सॉल्व करो तो ये वैल्यू आएगी आपकी W L power 4 upon 8, 12 8 the 96, ठीक है, माइनस WL power 4 upon 24 into 8 that is 384, ठीक, माइनस WL power 4 upon 48, ये वैल्यू होगी WL power 4 upon 48, ठीक है। अब इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे, तो फर्दर सॉल्व करेंगे दैट इज 384 आपका कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और ये फाइनल आ जाएगा आपका -5 WL power 4 EI into Y max, ठीक है। और यहाँ से हम लोग Y max लिख सकते हैं, Y max दैट इज रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू -5 WL power 4 upon 384 EI, 384 EI, ठीक है। तो ये हो गया डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ड्यू टू यूडीएल ऑन ए सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम पे अगर यूडीएल लगा हुआ है, सिंपली सपोर्टेड बीम पे अगर यूडीएल लगा हुआ है तो उसकी वजह से डिफ्लेक्शन क्या आएगा 5 WL power 4 upon 384 EI, क्लियर। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का आप लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हो अपने क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है सेंटर पे स्लोप भी आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, क्लियर। तो ये एक एग्जांपल था डबल इंटीग्रेशन मेथड का, कि डबल इंटीग्रेशन मेथड हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। डिफ्लेक्शन में नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है आपका, डिफ्लेक्शन में नेगेटिव साइन शो कर रहा है, तो वो डिफ्लेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है। वो डिफ्लेक्शन क्या है आपका, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, क्लियर, क्लियर। तो एक बार इसको और देख लो, यहाँ पे लिख लो नेगेटिव साइन सोर्स डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन, क्लियर। तो ये हो गया आपका बेसिकली कि अब लोग डबल इंटीग्रेशन मेथड कैसे यूज करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से डबल इंटीग्रेशन मेथड हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। बेसिकली हम लोग को 3 मेथड्स पढ़ने थे, दैट इज डबल इंटीग्रेशन, मोमेंट एरिया एंड मेटाले मेथड। हम लोग सबसे पहले क्या डिस्कस किए, डबल इंटीग्रेशन मेथड डिस्कस किए, दैट इज डबल इंटीग्रेशन मेथड क्या होता है, बेसिक इक्वेशन लेते हैं, बेसिक इक्वेशन को, दैट इज बेसिक इक्वेशन क्या था, m इज इक्वल टू EI dt by dx², उसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को स्लोप मिलेगा, एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो फिर हमको क्या मिलेगा, डिफ्लेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। डबल इंटीग्रेशन के कुछ पॉइंट्स हैं, दैट इज पहला क्या है कि हम उसको तभी यूज करेंगे जब बीम क्या होगा, प्रिज्मेटिक होगा। प्रिज्मेटिक क्या होता है, प्रिज्मेटिक होता है आपका कि बीम क्या होगा, थ्रू आउट द सेक्शन यूनिफॉर्म होगा। सेकंड कि जब हमारे पास, सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि जब हमारे पास यूनिफॉर्म बेंडिंग इक्वेशन मिलेगी तभी हम क्या करेंगे, डबल इंटीग्रेशन मेथड यूज करेंगे। थर्ड कि जब किसी भी बीम पे अगर 2-3 कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड या 2-3 कंसंट्रेटेड मोमेंट लग रहा है, उस केस में हम लोग उस पर्टिकुलर इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक सिंगल पॉइंट लोड या एक सिंगल कंसंट्रेटेड मोमेंट एक्ट कर रहा है तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को या इस मेथड को यूज कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जांपल लिया। सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जांपल क्या था कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पे क्या है, W पर यूनिट का यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है। इस मेथड को अप्लाई कैसे करेंगे, इस मेथड का सबसे पहला कंडीशन क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे,
सबसे पहले रिएक्शन निकालेंगे, रिएक्शन निकालने के बाद हम लोग मोमेंट निकालेंगे किसी भी एक एक्स सेक्शन पे। एक्स सेक्शन पे क्या करेंगे, मोमेंट निकालेंगे, और मोमेंट निकालने के बाद मोमेंट जो इक्वेशन आ रहा है उसको ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेट करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे, इक्वेट कर देंगे, इक्वेट करने के बाद फिर उसको क्या करेंगे, हम लोग एक बार इंटीग्रेट करेंगे। एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, स्लोप इक्वेशन। जैसा आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इक्वेशन 1 क्या है आपका, स्लोप इक्वेशन है। यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, दैट इज स्लोप इक्वेशन। ये क्या आपका स्लोप इक्वेशन है, और स्लोप इक्वेशन को एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, डिफ्लेक्शन इक्वेशन। इक्वेशन 2 आपका क्या है, डिफ्लेक्शन इक्वेशन है उस पर्टिकुलर बीम और लोडिंग कंडीशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कांस्टेंट्स हैं, दैट इज C1 एंड C2। C1 एंड C2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशंस का यूज करेंगे। C1 एंड C2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशंस का यूज करेंगे। तो पहला बाउंड्री कंडीशन क्या है, अगर सिमेट्रिक लोडिंग है तो आप लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहे थे, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या है, दैट इज एक इलास्टिक कर्व है। तो सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट आपका क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि जहाँ बेंडिंग मोमेंट सेंटर पर मैक्सिमम है तो हमारा डिफ्लेक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा सेंटर पे, और स्लोप क्या होगा सेंटर पे, जीरो होगा। ठीक है, स्लोप क्या होगा सेंटर पे, जीरो होगा। एट x इज इक्वल टू l बाई 2, स्लोप इज इक्वल टू जीरो। और उस इक्वेशन को पुट करके हम लोग क्या किए, C1 की वैल्यू फाइंड आउट करिए, कांस्टेंट C1 की वैल्यू फाइंड आउट करिए। अब कांस्टेंट C1 पता चल गया तो एट x इज इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो हम लोग को क्या पता चल जाएगा, स्लोप एट a पता चल जाएगा। और स्लोप एट a हमको क्या आ गया, दैट इज WL/24 EI। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कि हम लोग C2 कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो C2 कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, C2 कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को क्या करना है, बाउंड्री कंडीशन लगानी है, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। तो C2 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा फाइनल एक क्या आ जाएगा, डिफ्लेक्शन इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारा डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कम होगा L/2 पे। तो L/2 पे अगर मैक्सिमम होगा तो हम लोग L/2 पुट करेंगे और वहां से डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज आएगा -5 WL/4/384 EI। ठीक है, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, हमारा शो कर रहा है कि डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक कोई सिंपली सपोर्टेड बीम दिया हुआ है और उस पे सेंट्रल डिफ्लेक्शन कितना है, तो आप क्या बोलोगे, 5 WL/4 EI। आपसे कोई पूछे सपोर्ट ए जहां मिड बीस हिंज पे, क्योंकि जो आपका रोलर है, रोलर पे कोई भी स्लोप नहीं होता है, स्लोप आपका कहाँ बनेगा, हिंज पे बनेगा। तो हिंज पे आपका कितना आपका होगा स्लोप, दैट इज WL/24 EI। क्लियर, तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर सिंपली सपोर्टेड बीम के नेक्स्ट कुछ एग्जांपल लेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप इतनी चीजें एक बार और फॉरवर्ड कर दे रहे हैं, स्टार्टिंग से इसको देख लीजिए।